हाँ जी बेटा करें स्टार्ट। हाँ जी बेटा करें अब स्टार्ट। अब ये बताइए पहले लास्ट टाइम क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट सबको क्लियर था या किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर, गुड बेटा। अगर लास्ट लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा था ना तो बेटा आज का लेक्चर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। लास्ट टाइम क्या था, वी डिस्कस्ड आवर 4 क्वांटम नंबर्स। कौन कौन सा था? वन वाज n, वन वाज l, वन वाज m और आखिर में क्या था? s। l कैन हैव वैल्यू 0 मैक्सिमम अप टू n-1, m कैन हैव वैल्यू 0 प्लस माइनस l। तो बेटा एक बार मुझे रिवाइज कराओगे, व्हाट डज दिस n स्टैंड फॉर? कौन सा क्वांटम नंबर था? हाँ जी बेटा, n कौन सा क्वांटम नंबर था? सर प्रिंसिपल शेल। दिस वाज आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l, एजीमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s हमारे पास क्या था? स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेटा एक बार मुझे आगे बढ़ने से पहले बता दो, अगर मेरे पास 3D है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n एंड l? और एक साथ बेटा जयदीप, आपने लास्ट लेक्चर मिस किया था, देखा फर्स्ट लास्ट लेक्चर के नहीं जयदीप? आधा ही देखा। तो पूरा क्यों नहीं देखा? इसलिए मैसेज भी किया था कि जरूर देखना, आज का लेक्चर में मुश्किल लगेगा। जयदीप सर देख लूंगा सर पूरा। तो कोई बात नहीं जयदीप, आज मैं थोड़ा सा रिपीट करके चलूंगा, तो आज का लेक्चर तुझे मुश्किल लगेगा बेटा। कल सुबह या तो फिर हम लोग थोड़ी देर ऑनलाइन आकर तुझे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आज रात को केमिस्ट्री को टाइम लगाना, जो मेरा आज से पहला लेक्चर है उसे जरूर पूरा देखना, ठीक है जयदीप? ओके सर। चल हाँ जी, अब बताओ इस 3D में n और l क्या था? सर N3 गुड, n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 3 और l 2। गुड बेटा, क्योंकि l हमारे पास क्या था? 0 1 2 3, ये s, ये p, ये d और ये f। तो अगर था तो l की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास? घूम फिर कर 2। मींस बेटा लास्ट टाइम का लेक्चर क्लियर था। लास्ट टाइम बेटा क्वांटम नंबर्स को ना आज हम लोग यूज में लेकर आएंगे। उन्हें यूज में लाने से पहले मुझे आज आपके साथ सबसे पहले शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, मुझे आज आपके साथ ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट क्लियर करना है। ये पता क्या होगा बेटा, सीबीएसई के पेपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ या प्रेडिक्ट शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। इनकी शेप्स प्रेडिक्शंस आती है। कंपटीशन में क्या होता है बेटा, जो डी ऑर्बिटल है इसके ना आपको रीजनिंग के या एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं। बेटा आज हम लोग शेप्स करेंगे एस, पी और डी ऑर्बिटल्स। इन्हें हम लोग यूज में लाएंगे जाकर केमिकल बॉन्डिंग में, when we carried on filling of electrons in these s orbital, p orbital and d orbital। तो बेटा वहां पर हमारे पास ऑर्बिटल डायग्राम्स का यूज आएगा। आज सिर्फ हमारे पास शेप्स है। याद है आपसे सबसे पहले मैंने कहा था अगर s है तो दिस स्टैंड फॉर स्फेरिकल शेप, these orbitals have spherical shapes। तो बेटा अगर इनकी स्फेरिकल शेप थी, सिंपल सा कंसेप्ट था, ये मेरे पास क्या न्यूक्लियस, अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर। क्लियर? तो ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। ऐसे बेटा हो सकता है यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो। एक बार बेटा बस मुझे ड्रॉ करने देना, फिर आपको इनके रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर पलटते हैं। ये हमको ड्रॉ करना है। हाँ बेटा आपको ड्रॉ करने, ये एस ऑर्बिटल्स आगे। अब बेटा क्या था, देखो ये न्यूक्लियस का पहला ऑर्बिटल कौन सा था? 1s। ये दूसरा ऑर्बिटल था कौन सा था? 2s। तो बेटा इलेक्ट्रॉन तो एक था, इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ऐसे 2s का इलेक्ट्रॉन कैन बी हियर, हियर, हियर और एनी एट वन पोजीशन। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम क्लियर किया था, वी आर हैविंग 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। मुझे नहीं पता मेरा इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में जा रहा है, वाई में जा रहा है या जेड में जा रहा है। तो बेटा अगर मैं ऐसे फिगर्स लगा ड्रॉ करने, हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। तो हम लोग क्या है, इनके लाइन डायग्राम्स पे आ जाते हैं। लाइन डायग्राम्स क्या था मेरे पास, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, तो ये मेरे पास आ गया बेटा फर्स्ट ऑर्बिटल और ये आ गया मेरे पास यहाँ पर सेकंड ऑर्बिटल। तो ये आ गया मेरे पास 1s और ये आ गया हमारे पास 2s। तो दिस वाज द शेप ऑफ आवर 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स। तो अगर बेटा ध्यान से देखा 1s और 2s, these orbitals are spherical in shape। तो ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था, तो ये ऑर्बिटल 1s भी हो सकता है और 2s भी हो सकता है। तो बेटा हम लोग ना एक एक डॉट ड्रॉ करने बैठ गए, हमारी छुट्टी हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी ड्रॉ देयर लाइन डायग्राम। हम लोग इनके लाइन डायग्राम्स पे आ गए।
तो ये 1s ऑर्बिटल आ गया, ये 2s ऑर्बिटल आ गया। अगर तुम में से किसी ने ध्यान से देखा है, मैंने बीच में इस रीजन में मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन शो नहीं किया। दिस वाज नोन एज आवर नोड। इसे हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, नोड। नोड वाज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर चांसेस या वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। बेटा कंपटीशन तक ना आपको ये नोड्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे पहले एक बार शेप्स कर ले, स्फेरिकल, पी और डंबल, उसके बाद फिर हमें नोड्स का ही कंसेप्ट क्लियर करना है। तो अभी बस एक डेफिनेशन था नोड, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, दैट एरिया इज नोन एज नोड। तो बेटा अब आप बताओ, दो चीजें मेरे साथ क्लियर हुई है, वह एक स्फेरिकल शेप और दूसरा कौन सा आ गया, नोड्स का कंसेप्ट। अभी लिखवा दूंगा डेफिनेशन नोड की, अभी बेटा नोड की डेफिनेशन लिख भी लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर जो ऑर्बिटल का रेडियस है कितनी दूर होगा, ये हम उस फॉर्मूला से करते हैं, a नॉट n स्क्वायर अपॉन z। क्या 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 बेटा? सर जो ऑर्बिटल का रेडियस होगा कि ऑर्बिटल की पोजीशन क्या होगी, ये हम उस फॉर्मूला से करते हैं, a हाँ नॉट बेटा n उसी स्क्वायर बाय z। फॉर्मूला में याद करो, rn इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर बाय z था। तो और बेटा बस यही आपसे बार बार कह रहा था, बोर के कंसेप्ट गलत नहीं थे। बोर ने बस क्या किया, एग्जैक्ट पोजीशन दे दी, पर वो डिस्टेंस क्या था, दिस कुड बी अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स कर दी एक जगह पर वो फिक्स नहीं था, वो x एक्सिस में भी जा सकता है, y में भी और z में भी। ठीक। यस सर। अब बेटा बताओ, लिखवा दूं डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय नोड? अब सच वान्या, सॉरी यस बेटा सर। लेट ज्वाइन किया। वान्या, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा, गॉड ब्लेस यू। तेरी लाइफ खूब अच्छी आगे जाए, खुशियों से भरी रहे तेरी जिंदगी, आपकी क्या, सब बच्चों की। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम जी। तो वान्या, लास्ट लेक्चर तूने नहीं देख लिया सर, था मैंने क्या? उसी टाइम कर लिया था ज्वाइन, लेट नहीं ज्वाइन करा। अच्छा अच्छा, तो लास्ट लेक्चर देख लिया था बेटा कि नहीं? सर अभी पूरा नहीं देखा था। तो वान्या, एक तूने मिस कर रखा है और जयदीप ने, दोनों ने। तो बेटा आज हाँ रात को जी। थोड़ा, आज तो चल तेरा बर्थडे है, कल सुबह जल्दी उठकर लेक्चर जरूर देखना बेटा, ये दोनों। क्योंकि आज का लेक्चर वान्या फिर आपको ना मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में था। तो थोड़ा सा मैं रिपीट करके चलूंगा, कोशिश करूंगा कि समझ आ जाए, मैं लिख कर चलूंगा साथ साथ, ठीक है? तो बेटा अब बताओ, ठीक है, ओके सर। सबको स्फेरिकल शेप क्लियर? तो लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय नोड, द रीजन। लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय नोड, NODE, the region around the nucleus, the region around the nucleus where probability of finding electron, where probability of finding electron is 0, is known as node, is known as node। ठीक बेटा। अब इस S के बाद आज बेटा हमारे पास आएगी p ऑर्बिटल शेप। नेक्स्ट कम्स आवर p ऑर्बिटल शेप। तो बेटा p ऑर्बिटल शेप का अगर लॉजिक पकड़े, हमारे पास x एक्सिस भी था, y एक्सिस भी था और z एक्सिस भी था। वी आर हैविंग x एक्सिस, y एक्सिस एज वेल एज z एक्सिस। तो बेटा आप बुक्स में उठाओगे ना, तो बुक्स में एक फिगर को ऐसे बनाए, एक फिगर को ऐसे बनाए। तो देखो बेटा, ये बेसिकली हमारे पास डंबल शेप नहीं आ गई। तुम लोग जब स्कूल्स में 10th क्लास तक ज्यादा स्कूल में एक्सरसाइजेस कराते थे, जब एक्सरसाइज कराते थे तो हम लोग वेट उठाते थे, बीच में से एक प्रोट्रूडेड पार्ट इधर है और एक प्रोट्रूडेड पार्ट इधर है। डंबल्स नहीं होते थे जिनके साथ हम लोग एक्सरसाइज करते थे, या किसी ने अगर डंबल यूज भी किए, तो बेटा एक मिनट बस थोड़ा मुझे बोलने देना। या तो इनको डंबल शेप कह देते थे, या अगर आपको ये सर मैंने स्कूल में एक्सरसाइज नहीं की, तो बेटा जिम में वेट्स नहीं उठाते, छोटे वाले वेट्स, जब छोटे वाले वेट को बीच में से पकड़ा है, एक प्रोट्रूडेड पार्ट इधर है और एक प्रोट्रूडेड पार्ट इधर है, तो दैट्स व्हाई these p orbitals are said to have dumbbell shape, these orbitals are said to have dumbbell shape। फिर इनकी हमारे पास शेप क्या आ गई, डंबल शेप। तो बेटा देखो, एक बीच में रीजन आ रहा है जहां पर मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन शो नहीं किया, तो दिस रिप्रेजेंट्स आवर नोड वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग आवर इलेक्ट्रॉन आर 0। अब देखो बेटा, इतने अगर मैं डॉट्स इधर भी ड्रॉ करने लगा, इधर भी, मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। अगर इसका मैं लाइन डायग्राम ड्रॉ करता, ये लाइन डायग्राम आ सकता था इसका। तो इसका अगर लाइन डायग्राम यहाँ से ड्रॉ करें, तो ये डंबल शेप आ गया। ऐसे इस अगर करें, तो ये ऑर्बिटल की डंबल शेप आ गई बेटा। ये था हमारे पास डंबल शेप का कंसेप्ट। तो ये आपको ना आगे p ऑर्बिटल्स,
हमारे केमिकल बॉन्डिंग में बेटा इनमें इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग का कंसेप्ट आएगा। बस देखो हर बार बीच में एक रीजन है where chances of finding our electron was zero. This was known as node. तो मेरे पास तीन एक्सिस थे x, y और z। तो ये ऑर्बिटल्स क्या थे, डंबल शेप है। तो बेटा ये ना ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने मुश्किल लगते हैं, तो मेरे सर ने आदत डाली थी, अगर मैंने इस लाइन पे ड्रॉ करना है तो हमेशा से सेंटर से पकड़ो, सेंटर से पकड़कर इसी पे घुमा दो, क्योंकि जब केमिकल बॉन्डिंग करेंगे ना बेटा ये डंबल शेप ड्रॉ करनी सबसे मुश्किल लगती है। तो अगर इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करना था, यहीं से पकड़ो, यहाँ से पकड़कर इसी के ऊपर घुमा दो, ये था डंबल शेप का कंसेप्ट। तो पी ऑर्बिटल्स ज्यादा तीन थे, -1, 0 और +1, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक कौन सा था, जेड एक्सिस। तो दीज ऑर्बिटल्स वर डंबल शेप। अब पूछो बेटा, तुम में से एक स्टूडेंट डाउट लेकर बैठा था। हाँ जी, सर वो तब ना आवाज थोड़ी कम आ रही थी, अब ठीक आ रही है। अब ठीक है बेटा, वो कई बार क्या ये नेट का भी हो जाता है कई बार बीच में वीक, तो ठीक रहेगी, आप वॉइस का नहीं आएगा प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने सिस्टम ही चेंज कर दिया सारा। ठीक, अब बताओ बेटा, सबको पी ऑर्बिटल की शेप्स क्लियर? यस सर। सबको? तो देखो बेटा, सिफेरिकल शेप बड़ा आसान था, तो वो डायरेक्शनलेस था। पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में आ गया, वाई में आ गया और जेड में आ गया, तो तीन शेप्स आ गई, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो बेटा आगे जाकर मैं इसे पी, इसके फुट में एक्स, पी इसके फुट में वाई और पी इसके फुट में जेड कर सकता था, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। हाँ जी, कर सकता था ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड। यस सर। क्लियर? अब बेटा इसके बाद जो सबसे ज्यादा सीबीएसई और कंपटीशन में शेप्स आएंगी, दीज आर ऑफ आवर डी ऑर्बिटल्स। तो बेटा डी ऑर्बिटल्स हमारे पास शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो बेटा डी ऑर्बिटल्स हमारे पास याद करो, डी इसके लिए एल की वैल्यू क्या थी, 2। अगर एल 2 था तो वान्या और जयदीप आपको बेटा थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, अगर एल 2 था तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या आते थे, 0 +-1 और साथ में +-2, दैट मींस -2 -1 0 +1 और +2, तो कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 5। तो हियर वी आर हैविंग 5 ऑर्बिटल्स। तो बेटा नया नया पढ़ाता था ना, मुझे खुद ये 5 ऑर्बिटल्स की शेप ड्रॉ करनी सबसे मुश्किल लगती थी, और जब मैं एमसीक्यू के क्वेश्चन पढ़ता था बड़े मुश्किल लगते थे, पर इनको ना याद रखने का मैंने एक कंसेप्ट बना रखा है। अब देखो बेटा 0 +-1 -2, तो बेटा जब पी की तीन शेप्स की थी, आप बच्चों को डाउट नहीं आते, खन्ना सर एक्सिस तीन थे, एक्स वाई जेड। अब तुम सब बच्चों के ना दिमाग में घूमता, खन्ना सर एक्सिस तो तीन है, एक्स वाई जेड, तो अब 5 एक्सिस कहाँ से निकालोगे, आएगा डाउट ना। खन्ना सर पी का तो मान लिया पी एक्स, पी वाई, पी जेड, अब आप कह रहे हो डी की 5 ऑर्बिटल्स, तो हर कोई डेफिनेट एक्सिस पे है, डेफिनेट इनकी ज्योमेट्री है, शेप्स है। तो क्या था, तुम लोगों ने 10th क्लास में पक्का पढ़ा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मानते हो 4 डायरेक्शंस? यस सर। यस सर। से बेटा नहीं भी निकाल देते, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो दैट मींस अब क्या होगा, मैं एक्स वाई जेड के मिक्सचर लेने शुरू कर दूंगा। तो बेटा मुझे खुद ना इनकी शेप्स याद नहीं रहती थी 5, तो मैंने इनका ना, तुम बच्चे हंसते हो, लॉजिक बना रखा है, एक्स वाई और जेड, एक कॉम्बिनेशन एक्स और वाई आ गया, तो ये डी और इसके फुट में क्या आ गया, एक्स वाई। एक कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या आ गया, वाई और जेड एक्सिस का। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या आ गया, एक्स और जेड एक्सिस का। फिर एक ऑर्बिटल बेटा सबसे अलग होता है, वो एक्सिस कौन सा आ जाता है, जेड स्क्वायर। तो बचा कौन सा, एक्स स्क्वायर, और साथ में कौन सा बचा, वाई स्क्वायर। ये थे बेटा हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स, जिनकी शेप्स हमारे कंपटीशन और इवन 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर है, उसमें भी शेप्स को स्टडी करेंगे। तो बेटा मुझे ना ये, मैं ना तो याद करता था एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, अब नहीं करता, मैं एक्स वाई जेड लिख लेता हूँ। तो एक कॉम्बिनेशन एक्स वाई बन गया, एक कॉम्बिनेशन वाई जेड, एक कॉम्बिनेशन एक्स और जेड बन गया। एक ऑर्बिटल सबसे अलग था, दैट वाज आवर जेड स्क्वायर, और एक ऑर्बिटल हमारे पास कौन सा आ गया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिफरेंस। तो बेटा बन जाएंगे 5 ऑर्बिटल्स, इनको रट्टा तो नहीं लगाना पड़ेगा 5 नाम को पहले। हाँ जी बेटा, सबको लॉजिक क्लियर हुआ लिखने का? यस सर। क्लियर? अगर बेटा हाँ जी बता दो, पूछना कुछ, हाँ जी बता दो तभी आगे बढ़ेंगे। नो सर। चल, तो बेटा अब मुझे ना पांचों ऑर्बिटल्स की शेप्स क्लियर करनी थी। तो देखो शेप्स क्लियर करने के लिए मेरे पास सिंपल सा, यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस, यहाँ पर मेरे पास क्या था, वाई। देखो मैंने बेटा यहाँ पर
और बेटा ये ऑर्बिटल्स ना जब आपके साथ ऑफलाइन क्लास होती है फिर तो मैं आपकी कॉपी चेक कर लेता हूँ, इन्हें थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना है एटलीस्ट इतनी स्पेस में, तब आपसे प्रॉपर बनेंगे, नहीं तो सारे ऑर्बिटल्स ना खिचड़ी से बन जाएंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर याद करो मैंने ऊपर एक्सेस लिख दिए थे एक्स वाई और थर्ड कौन सा था जेड। तो पहला कॉम्बिनेशन बन गया एक्स वाई, तो ये डी एक्स वाई आ गया। दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा था वाई और जेड, तो वाई और जेड के लिए मैंने यहाँ पर वाई और यहाँ पर मैंने कौन सा लिख लिया जेड। अब इसका भी तो देखा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं हर बार सेंटर से पकड़कर यहीं पे घुमा देता हूँ। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया डी वाई जेड। अब इसका कौन सा रह गया x और z का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया x और z, तो यहाँ पर x और यहाँ पर कौन सा आ गया z, तो यहाँ पर भी लोब्स लाइन इन बिटवीन द एक्सिस, तो ये मेरे पास आ गया b x z। इन ऑर्बिटल्स के तो ड्रॉ करने आसान तीनों, हाँ जी बेटा तीनों ड्रॉ करने आसान, बता दो यस सर। यस सर नो सर। अब इसका बेटा यहाँ पर एक्सिस कौन सा था x एक्सिस और यहाँ पर एक्सिस कौन सा था y। इस बार मैंने देखो यहाँ पर लोब्स और यहाँ पर ड्रॉ करके अब मैंने बीच में से इन लाइंस को क्या रब कर दिया ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो यहाँ पर कौन सा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आखिर में कौन सा रह गया डी जेड स्क्वायर, इसलिए पक्का है डी जेड स्क्वायर का एक ही एक्सिस आएगा, ये जेड एक्सिस आ गया हमारे पास और ऑर्बिटल कौन सा आ गया डी जेड स्क्वायर। पर इसमें बेटा एक हमारे पास क्या आ जाती है सर्कुलर आर्क साथ में, where we have chances of finding our electron। तो पहले बेटा सीबीएसई का सबसे आसान क्वेश्चन आता है प्रिडिक्ट शेप ऑफ 5 डी ऑर्बिटल्स, इन डी ऑर्बिटल्स की शेप्स को प्रिडिक्ट करो। कंपटीशन का क्या होता है बेटा इनके स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस आ रखे कैसे, अब ध्यान से देखो यहाँ पर एक नोड था क्लियर, यहाँ पर क्या था मेरे पास चार लोब्स है, चार लोब्स और ध्यान से देखो दीज आर लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड, एक्स और जेड, इनमें लोब्स क्या था दीज आर लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस। इसमें बेटा जो लोब्स है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में these lobes are lying parallel to their axis और z स्क्वायर में हमारे पास सिर्फ लोब्स ही कितने रह गए 2 क्लियर, तो सिर्फ 2 लोब्स रह गए। तो देखो बेटा अगर आपने लॉजिक बनाकर इनको ड्रॉ किया x y z, क्योंकि तुम्हारी बुक्स में पता है क्या है पहले x y बना रखा है फिर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर y z फिर z स्क्वायर फिर x z, उन्होंने सारी खिचड़ी बना दी। इसलिए बेटा मैं तुम्हारी बुक से थोड़ा सा अलग हो गया, मैंने एक्स वाई जेड के पहले बना लिए एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, तीन कॉम्बिनेशन आसान। इसके बाद एक अलग था जेड स्क्वायर, फिर एक एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिफरेंस। अब जहाँ पे एक्स वाई या दो एक्सेस घूम रहे थे पक्का है वी आर हैविंग 4 लोब्स। तो देखो बेटा तीनों में पहले तीनों में सिमिलैरिटी आ गई, वी आर हैविंग 4 लोब्स लाइंग इन बिटवीन द एक्सेस। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी सिमिलैरिटी थी टू दीज हैविंग 4 लोब्स but this time lobes are lying parallel to their axis। और z square में क्या हमारे पास सिर्फ दो lobes रह गए parallel to our z axis और साथ में एक के आगे सर्कुलर आर्क। तो बेटा आपके कंपटीशन तक ना इनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रखे। पहला कॉमन क्वेश्चन व्हिच ऑर्बिटल इज ऑड केस आउट, तो आप बताओगे बेटा इन पांचों ऑर्बिटल में से कौन सा ऑर्बिटल आपको लग रहा है ऑड केस आउट। सर लास्ट वाला। लास्ट। गुड बेटा, क्योंकि जेड स्क्वायर में क्या था सिर्फ दो लोब्स है, साथ में इसमें क्या था सर्कुलर आर्क है, इनमें किसी में भी सर्कुलर आर्क नहीं था। अब बेटा सोचकर आंसर देना सिमिलैरिटी बिटवीन एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4 लोग। गुड, इन चारों में लोब्स क्या आता है 4 और अगर डिफरेंशिएट करूं, अगर इनको डिफरेंशिएट करें एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड फ्रॉम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो लोब्स 4 है बट इन दिस केस लोब्स आर लाइंग पैरेलल टू देयर एक्सिस। तो बेटा जब मैं नया नया पढ़ाता था ना एक तो शेप्स में कंफ्यूज हो जाता था मैं खुद भी, क्यों क्योंकि बुक में खिचड़ी बनी थी। फिर धीरे धीरे जब आप बच्चों को पढ़ाना इतना स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने धीरे धीरे क्या किया ये एक्स वाई जेड लिख लेता हूँ, एक्स वाई जेड लिखकर मुझे ये याद करना भी आसान हो गया। एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड कॉम्बिनेशन, जेड स्क्वायर अलग और एक आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल डिस्कस नहीं किया था। एफ ऑर्बिटल की शेप्स बेटा हमारे कोर्स में नहीं है क्योंकि वहां पे ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे 7, तो वहां पे 2 नहीं बेटा मैंने खुद जाकर यूनिवर्सिटी में किया था, वहां पे हमें 3 एक्सिस का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। तो हमारे सीबीएसई के कोर्स में और कॉम्पिटिशन में जस्ट शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल, और इन सारी शेप्स को बेटा हम लोग यूज में लाएंगे
कहां पर जाकर केमिकल बॉन्डिंग में, वहां पर सब ऑर्बिटल्स में वी विल स्टार्ट प्लेसिंग आवर इलेक्ट्रॉन्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने शुरू करेंगे। तो मेरा ख्याल आज का लेक्चर अभी तक तो जयदीप और वान्या को भी समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें क्वांटम नंबर्स का कोई रिलेशन नहीं था। क्लियर बेटा? शेप्स? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। इन सारे ऑर्बिटल्स की शेप में p और d वाले ऑर्बिटल्स में जो ओरिजिन है वो हाँ जी। न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ बेटा, ओरिजिन हमारा हमेशा यहाँ पे है, सेंटर में यहाँ पे है। तो देख यहाँ पे रीजन कौन सा था, वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वाज 0, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई डॉट नहीं लगाया। क्लियर? तो अभी बस इन्हीं को डिस्कस करना था मौलिक, अब नोट्स के कंसेप्ट को। अच्छा, यहाँ पे फिर न्यूक्लियस कहाँ पे होगा? तो बेटा इनका न्यूक्लियस पता क्या, अब जैसे ये ऑर्बिटल आ गए, ये फिगर्स 3D थे, 3D थे, तो हो सकता है एक लोब मेरा ऐसे है तो दूसरा लोब इधर है, तो बीच में इनके न्यूक्लियस है। ओके सर, ठीक, जैसे आप ठीक है देखना सर। ये है, अगर ये है तो एक मेरा ऑर्बिटल इधर घूम रहा है, एक ऑर्बिटल इधर घूम रहा है, पर 3D सेक्शन में हमें सिर्फ एक ही शेप नजर आ रही है। जैसे देख सिंपल सा, अभी 12th क्लास में बेटा सॉलिड स्टेट था पहला चैप्टर, ये देख ये 3D भी है, 3D में देख तुझे अब ये यस तो सर, नजर आ रहा है ना? यस तो आप सर, विजुअलाइज ही कर सकते हो, दूसरी साइड भी ऐसा होगा, तो देख दूसरी साइड ये लिखा था। यस ये सर, तो 3D में हर बार क्या होता है बेटा, हमारी पेनिट्रेशन पावर बढ़ती है, विजुअलाइजेशन और कुछ नहीं। जैसे पिक्चर्स नहीं आती थी जब हम लोग छोटे थे ना, 2D पिक्चर तो सारी जगह थी। मुझे याद है बेटा, जब मैं शायद 9th या 8th या 9th में थे, तब पहली 3D फिल्म आई थी। जब पहली 3D फिल्म हमें स्कूल वाले दिखाने लेकर गए थे, तो ऐसा लगता था अगर किसी की पिटाई कर रहे वो हमारी पिटाई हो रही है। या तुम बच्चों अगर कभी गए हो साइंस सिटी कपूरथला, क्लियर, तो वहां पे यस अगर तुम्हें लेकर गए तो बेटा वहां पे क्या करते हैं, हमें चेयर पे बैठा दिया, हमें 3D फिल्म दिखाते हैं। तो 3D फिल्म में ऐसा लगता है वो चीजें मेरी तरफ आ रही, उनसे सिर्फ पेनिट्रेशन पावर बढ़ती है, होती वही है, पर ऐसा लगता है वो चीजें हमारी तरफ आ रही। क्यों? क्योंकि जो हम लोग 2D पिक्चर व्यू करे थे सिर्फ बेटा 2 एक्सिस थे, अब 3D में तीसरा भी आ गया। तो देखिए तीसरा एक्सिस या तो तेरी तरफ जाएगा या मेरी तरफ। देखा कई बार जब वो गाड़ियां चलती है ऐसा लगता है गाड़ी हमारे पर ही आ रही है, दैट वाज बेसिकली थर्ड एक्सिस। और कई बार वो जब वो प्लेन क्रैश करता है ऐसा लगता है हम भी नीचे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें हम लोग 3D जो था वो कहाँ ले गए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले गए। इसलिए बेटा 3D सिर्फ विजुअलाइजेशन का एक कंसेप्ट है एंड नथिंग एल्स। ठीक, यस सर। क्लियर बेटा? यस गुड। सर। तो अब बताओ सबको शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल क्लियर? सर यस सर। हाँ जी, अगर ये क्लियर सर है, हाँ जी पूछना वो पूछो बेटा। सर मेरे को सेकंड लास्ट में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो कैसे मतलब फॉर्म कैसे हुआ? कौन सा? ये यस सर। बेटा ये जो था, याद कर हमारे ये एक्सिस थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनमें ये जो लोब्स है दीस लाइन पैरेलल टू देयर एक्सिस, ये इनके पैरेलल आ गए, पैरेलल। बाकी के चारों लोब इन बिटवीन द एक्सिस थे, इनमें ये लोब्स के आगे पैरेलल। बेटा इनकी जो कैलकुलेशंस है, याद है आपके साथ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखी थी, लिखा था स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। मैंने खुद यूनिवर्सिटी में बेटा ये सारी शेप्स के कंसेप्ट किए थे थ्रू स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। वहां पे इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करके हमारे पास शेप्स आती थी, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। तुम्हारे कोर्स में सिर्फ बेटा इन ऑर्बिटल्स की शेप्स को याद रखने का कंसेप्ट है। तो इन यहाँ तक सिमिलैरिटी, सब में 4 लोब्स है, इनमें 4 लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस, इनमें 4 lobes are lying parallel to their axis और इसमें lobes ही 2 रह गए। ठीक, अब तो नहीं आएगी डाउट? यस पूछा किसने था, दिव्यांशु या प्रथम? पार्थ सर। पार्थ। चल पार्थ क्लियर है? यस सर। चलो, एक्चुअली बेटा मैं ना तुम्हारे सबका क्या करता हूँ, मैंने अपने साथ डमी स्टूडेंट बैठा रखा होता है, तो मैं तुम सबको ना यहाँ पर साइड पे कर देता हूँ, तुम सबकी मुझे वॉइस आती है, तुम्हारी पिक्चर मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मैं ना यहाँ पे अपना डमी स्टूडेंट बैठा लेता हूँ ताकि मुझे भी रहे कि कोई, जैसे जब आप बच्चे कहते हो सर फोटो हैंग हो गया या ये, तो मुझे पता चल जाता आपके उधर नेट की प्रॉब्लम है या मेरे, अगर मेरे हो तो मैं साथ ही मान लेता हूँ। अब बताओ बेटा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स क्लियर? अब यस इसके सर। बाद ना किसी पेपर में आज तक नोट्स डिफाइन करना नहीं आया बेटा, नोट्स पे क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो तुम में से अगर किसी ने मेरे नोट्स देखे हैं, मैंने वहां पे नोट्स का कंसेप्ट ना आपको बॉक्स में दे रखा है। तो बेटा यहाँ पर जनरल सा कंसेप्ट था, ये जो नोट्स है दीज आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। ये नोट्स हमारे पास 2 तरह की थी, एक स्फेरिकल नोट, वन इज आवर स्फेरिकल नोट
and one is our angular node. तो बेटा मैं ना नया जब पढ़ाता था फंस जाता था। अगर देखो बेटा स्फेरिकल का कंसेप्ट है तो स्फेरिकल ये है, स्फेरिकल में रेडियस भी आ सकता है तो इसको स्फेरिकल नोड बोल दूं या इसे बोल दूं रेडियल नोड, मींस वन एंड सेम थिंग। अगर एंगल है तो एंगल याद है मेरे पास तीन एक्सिस है परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो एक्सिस मेरे पास एंगुलर तीन एक्सिस एट 90 डिग्री। तो अगर एंगुलर एक्सिस है तो एंगुलर एक्सिस को एक और नाम दे रखा है प्लेनर। These are also known as our planar nodes. Beta spherical nodes is given by formula n minus l minus 1. Angular nodes are given by formula l. अगर आप देखो मैं दोनों को ऐड कर दूं तो माइनस एल और प्लस एल कट गया तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर इक्वल टू n minus 1. इसलिए बेटा पेपर में आपको आज तक ये नहीं आया डिफाइन स्फेरिकल नोड, डिफाइन एंगुलर नोड, हर बार आपको नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने आते हैं। इवन आईआईटी के पेपर तक ये आपको नोड्स फाइंड करने का कंसेप्ट आ रखा है। क्लियर? तो बेटा टोटल नोड्स आर गिवन बाय, मुझे नहीं फार्मूला याद रहता, स्फेरिकल और एंगुलर। स्फेरिकल नोड्स इज गिवन बाय फार्मूला n minus l minus 1. एंगुलर नोड्स इज गिवन बाय फार्मूला जस्ट l एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन दोनों को ऐड कर दो तो माइनस l और प्लस l कट गया तो क्या आ गया n minus 1. अब अगर तुम्हें से वो एक को अभी भी डाउट आ रहा है खन्ना सर क्या लिखा है कैसे, तो इसलिए वान्या और जयदीप आपको कह रहा था बेटा ये हमारे पास ना लास्ट टाइम मैंने क्लियर किया था n और l का कंसेप्ट। l हमारे पास क्या था 0 1 2 3, तो बेटा हम लोग इन्हें सिंबल्स देते थे s, इसे p, इसे d और इसे f। तो आज बस एक ये ध्यान रखना l 0 है तो इसे सिंबल दे रखा है s, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f और n वैल्यू कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी। तो सपोज बेटा आपके पेपर में आ गया था 3s और आपको यहाँ पे आ गया फाइंड स्फेरिकल नोड्स, फाइंड एंगुलर नोड्स एंड फाइंड टोटल नोड्स। तो बेटा तुम स्टूडेंट ना इसे वर्बली करने की कोशिश करते हो। तुम बताओ अगर 3s है तो n की वैल्यू 3 तो l विल बी 0. गुड, l 0 है तो बेटा स्फेरिकल नोड्स यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 3 -0 -1 तो 2 आ जाएगा। Yes sir. क्लियर? अब एंगुलर नोड्स Zero. क्या थी l, तो वो मेरे पास क्या 0 आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ नोड्स दोनों को ऐड कर दो Two. तो 2 आ गया 2। यस सर। तो अब देख इसका फॉर्मूला क्या था n minus 1 तो 3 minus 1 2, यानी मैंने तीनों वैल्यूज क्या ठीक फाइंड की थी। तो बेटा Sir. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तुम लोग पहले साथ में n और l लिख लो क्योंकि अभी हमारा ये चैप्टर स्टार्टिंग स्टेज पे है। हाँ जो 12th क्लास में स्टूडेंट्स है वो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी ऑर्गेनिक कर लिया, पूरा केमिकल बॉन्डिंग कर ली, इनऑर्गेनिक कर ली, उनको ये कंसेप्ट समझ आ चुके होते हैं। तुम्हारा अभी पहला या दूसरा लेक्चर है तो जस्ट हर चीज को लिखो। जैसे सपोज यहाँ पर अब मैंने आपको दे दिया 2p, अगर 2p दिया है यहाँ पर भी आपको आ गया फाइंड स्फेरिकल नोड्स, एंगुलर नोड्स और साथ में टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ये सब आ गया तो यहाँ पे पक्का है n की वैल्यू 2 है तो l, हाँ जी बेटा 2p में l, हाँ जी 1. 1. तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, तो ये वैल्यू पुट करो 2 -1 -1 तो स्फेरिकल नोड मेरे पास घूम फिर के यहाँ पर 0. 2 Yes sir. -1 0। अब Yes, sir. एंगुलर नोड 1 1 1 टोटल नोड 2 1. 1. 1 कंसेप्ट ऐसे क्वेश्चंस One. आते हैं बेटा पेपर में। Sir. Clear हुआ? हाँ जी सर ये एंगुलर के बाद क्या लिखा है आपने? ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स tn नहीं टोटल सर, ऊपर 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 बेटा sn स्फेरिकल नोड्स, एक को लिख दिया एंगुलर नोड्स, एक टोटल नोड्स कर दिया। सर ये एंगुलर के साथ क्या लिखा है आपने ऊपर? यहाँ पे एंगुलर के साथ बेटा प्लेनर, अच्छा सॉरी वो पूरा वर्ड Okay, किया sir. है तो एंगुलर के Yes, साथ sir. इसे एक और नाम दे रखा है बुक्स में प्लेनर, क्योंकि मेरे पास देख तीन प्लेन्स है परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक्स एक्सिस वाई और जेड, चाहे इनको एंगुलर बोल दो चाहे इनको प्लेनर। ठीक, ओके सर, यस सर। ऐसा करो एक मुझे भी कंफर्म हो जाए हाँ भाई मेरा ये पढ़ाया टॉपिक क्लियर है, तो एक अब मैंने आपको सपोज यहाँ पर दे दिया 3D, चलो 4D कर दिया 4D, तो अब आप यहाँ पर मुझे इसके स्फेरिकल नोड्स, सेकंड एंगुलर नोड्स और थर्ड टोटल नंबर ऑफ नोड्स बता दो 4D।
हाँ जी, जयदीप और वान्या बेटा क्लियर हुआ दोनों को? जयदीप और वान्या, यहाँ पर n की वैल्यू क्या बेटा 4 और l यहाँ पर घूम करके क्या आ गया 2। 2 अब बताओ मैं क्या क्या करूँ? सिफेरिकल नोट्स, तो 1 हाँ जी इतना टाइम नहीं लगेगा। तो 1 4 -2 तो सिफेरिकल नोट्स 3 आ गई, सॉरी यस सर 1 आ गया। यस सर अब एंगुलर नोट्स सर 2 2 आ गई। 2 टोटल नोट्स 2 + 1 3 3 3 और यहाँ का फॉर्मूला भी यही था n - 1 4 - 1 3। तो बेटा जब नया नया पढ़ाता था ना, कई बार मेरे आंसर भी ठीक नहीं आते थे। मैं क्या करता था, वर्बली मैं ये चीजें लिखता नहीं था साइड पे, तो आप साइडों पर लिख लो और बड़ा आसान है। देखो इसका सिंबल याद करना आसान, n - 1 एंगुलर नोट्स l था, तो पक्का ये जो है तो इसमें n - l करके ही आएगा, क्योंकि ऊपर इधर l है और ऊपर l नहीं है, इधर बस -l कर दो। ऐसे करके कोई लॉजिक बना लो बेटा इन फॉर्मूलेस को याद करने का। तो बेटा अब तुम लोग बताओगे, मैंने आपको यहाँ पर दिया 3D, एक मैंने आपको कर दिया 4D, एक मैंने कर दिया 5P और एक मैंने कर दिया 3S, और आपसे पूछा हाउ मेनी आर हैविंग सेम प्लेनर नोट्स, हाउ मेनी ऑफ दीज आर हैविंग सेम प्लेनर नोट्स। हाँ जी बेटा 3D 4D 5P और 3S दे दिया, और आपसे पूछा हाउ मेनी सर ऑर्बिटल्स 3D and 4D है ना, गुड मींस मेरे साथ कंसेप्ट पकड़ा। मैं आपको जैसे बोलता सारे की वैल्यूज फाइंड करने बैठ जाता, पर जिसको कंसेप्ट क्लियर है, एंगुलर नोड क्या था एल, एल है तो दैट मींस जिसके बाद डी सेम है, यहाँ पर 2 का डी सेम है, दैट मींस मुझे फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, दीस टू विल बी हैविंग सेम एंगुलर और प्लेनर नोड्स। बेटा कंपटीशन में ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम स्टूडेंट कहीं क्या जो मेरे जैसे होते हैं वो तीनों फाइंड करने बैठ जाते हैं, खन्ना सर फाइंड करते थे स्फेरिकल, एंगुलर और टोटल, तीनों फाइंड करने बैठ गए, आंसर तब भी आ जाएगा पर टाइम खराब होगा। और तुम्हें से 2-3 स्टूडेंट ने अभी क्या देखा, एल है, दैट मींस सेम वैल्यू ऑफ एल, तो ये भी डी है और ये भी डी है, दैट मींस पक्का है दीस विल हैव सेम नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, बाकी सबके अलग अलग होंगे। ऐसे बेटा पेपर में ना कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ नोडल नोड्स, कभी सेम नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स और कभी आपके पास सेम नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स, तो ऐसे फॉर्मूला यूज करके वी कैन फाइंड आउट दीस कांसेप्ट्स इजीली। अब बताओ बेटा यहाँ तक का लेक्चर सबको क्लियर? यस सर यस Clear? सर। यस बेटा सर देखो यहाँ तक थोड़ा सा अगर मैं कंपाइल करूँ लास्ट लेक्चर से, मैंने आपको 4 क्वांटम नंबर्स कराए, आज मैं उन 4 क्वांटम नंबर्स के कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे ले गया। आगे कैसे ले गया उनको? ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल्स की शेप्स की, साथ में नोड्स का कंसेप्ट किया। ये बेटा आपको नोट्स ना मैंने नोट्स में बॉक्स बनाकर दे रखा है, बॉक्स में ये सारी टर्म्स दे रखी है। अब इसके बाद बेटा आज हमारा आगे का लेक्चर फिर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, दैट विल बी फिलिंग ऑर्डर ऑफ आवर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, वो हमारे पास आएगा फिलिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिटल्स। उसे स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा हमारे पास आता है एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। तो बेटा ये डायग्राम बड़ा हमारा आसान होता है, इधर मेरे पास एनर्जी आ गई इंक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा किसी भी पेपर में आपको ये एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना नहीं आया, इसके क्वेश्चंस आ रखे हैं कैसे। यहाँ पर मैंने आपका ऑर्बिटल कर दिया 1s, इसके ऊपर मैंने कर दिया 2s, और यहाँ पर याद है p के 3 ऑर्बिटल्स थे। ऐसे जब 3 पे गया तो ये 3s, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3p और इधर मेरे पास आगे आ गया 3d। तो 1 2 3, चलो बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि सबको नजर आ जाए, 1 2 3 4 और 5। तो ये 1s, ये था 2s, ये 2p, ये 3s, ये 3p और ये घूम फिर कर क्या था 3d। तो बेटा अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये डायग्राम कभी ड्रॉ करना नहीं आया, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। पहले ये बताओ सबसे पढ़ा जा रहा है ये 1s 1p 3s 3p 3d यस का सर। कंसेप्ट? यस अब यस सर ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 1s के पास एनर्जी सबसे कम नहीं है ना, और इनके पास 2s और 2p के पास सेम एनर्जी नहीं है ना। ऐसे बेटा
3s 3p और 3d के पास सेम एनर्जी है यस सर। है ना बेटा। पेपर सर। में ये कंसेप्ट आता है। अगर किसी को याद हो 3 के बाद फिर हम लोगों ने किया था 4s, फिर हम लोगों ने किया था साथ में 4p, और फिर हम पी लोगों ने किया था 4d, फिर और आखिर में जाकर हमारे पास क्या आता था 4f, एफ 2 4 6 और एक 7, 4p, यहाँ पे 4d, तो यहाँ पे क्या आ गया 4f। तो बेटा ये पेपर में ना आपको एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन के बेस पे ये क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। 4s इज इक्वल टू 3d, 4s इज ग्रेटर देन 3d और 4s इज लेस देन 3d। तो बेटा अगर मेरे से सर। ग्राफ का कांसेप्ट क्लियर है, एक मिनट बस ये क्वेश्चन पूछ लूं पहले। 4s is equal to 3d, 4s is greater than 3d, 4s is less than 3d। बताओगे तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? सेकंड ऑप्शन। सर सेकंड। क्योंकि 4s ग्रेटर है और 3d की वैल्यू कम, इसलिए बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन एटम कभी भी नहीं आया। हर बार आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यू में, टिक करो कौन सा आंसर ठीक है। अब बताओ सबको एनर्जी लेवल डायग्राम जस्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, मैंने अभी मल्टी इलेक्ट्रॉन नहीं पकड़ा, सिर्फ हाइड्रोजन एटम का, सबको क्लियर? सर हाँ जी सर 4s ग्रेटर देन 3d कैसे हुआ सर, एक बार बता दो। बेटा ये देख, जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया इधर हमारे पास एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर इंक्रीजिंग में देख 4s इधर बैठा है और 3d कहाँ बैठा है नीचे, तो 4s के पास एनर्जी ज्यादा और 3d के पास एनर्जी कम। यस सर। ठीक, ऐसे अगर कह दूं 4s और 4p, तो देख 4s और 4p दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सेस क्या चला गया पैरेलल, ये पैरेलल चला गया, तो यहाँ पर दोनों के पास एनर्जी सेम आ गई। ठीक बेटा? यस सर। ठीक, अब सबको क्लियर ये एनर्जी लेवल डायग्राम? सर। हाँ पूछ, कोई डाउट है तो? सर अगर हम 4D और 5F में कंपेयर करें तो मतलब 5F में ज्यादा बेटा होगी 5f की ज्यादा हो जाएगी। दैट मींस एक थंब रूल नहीं मिल रहा, लार्जर इज द वैल्यू ऑफ एन, मोर इज द एनर्जी, यस सर। है ना? ये देख 1s 2s 3s 4, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है? ओके। ठीक, अब बेटा हमारे पास इसके बाद अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा इसी में जाएगा। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर भी हमारा और नेक्स्ट लेक्चर भी ना इसी टॉपिक पे जाएगा, दैट इज फिलिंग रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, rules for filling electrons in these orbitals, कि मुझे इन ऑर्बिटल्स में अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो व्हाट रूल्स वी हैव टू फॉलो। तो बेटा देखो, जो स्टूडेंट ना आम में से बड़े स्टूडेंट मुझे ऐसे मिलते हैं बेटा, जो नवंबर दिसंबर में जाकर सीरियस होते हैं। मैं सबको कहता हूँ पंचकुला के स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं, कई दिसंबर में जाकर सीरियस हो जाएंगे, खन्ना सर फरवरी में या मार्च में मेरे पेपर है, मुझे 11th पास करनी है किसी तरीके, तो बताओ 11th कैसे करें, 12th की तो 12th में देखेंगे। तो बेटा जो स्टूडेंट ऐसे मुझे मिलता है ना 11th में, मैं उसे कहता हूँ एटॉमिक सेक्टर में से और कुछ कर या ना कर। एक तो जो लास्ट टाइम आपके साथ किया था, याद है लास्ट टाइम आपके साथ किया था डी ब्रॉगली वेव कंसेप्ट और एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 2, और 3 बेटा हमारे पास फिलिंग रूल्स है। तो मैं सबको कहता हूँ चैप्टर में से कुछ और करो या ना करो, 2 वो 3D के कंसेप्ट और ये 3 फिलिंग रूल्स, इनको जरूर याद रखो। पेपर में ये पक्का है आपको एक्सप्लेन करने, या ये हमारी बैकबोन है अप टू 12th क्लास की स्टडी, 12th क्लास की स्टडी तक ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा कईयों को होता करना से ये रूल्स की क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल करने कर दो छुट्टी करो क्या है। तो बेटा देखो, अगर हम लोग रूल्स ना फॉलो करते, ट्रैफिक लाइट थी, सारे रेड लाइट पे रुकते हैं, ठीक है, मैंने कहा पागल है सारे रेड लाइट रुकते, मैं रेड लाइट पे चल दूंगा। अगर मैं रेड लाइट पे चल देता हूँ तो मुझे कौन रोकने के लिए बैठा है, ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने रूल्स बना रखे दैट एट रेड लाइट वी हैव टू स्टॉप। ऐसे ही बेटा हमारे पास ना ऑर्बिटल्स है, मेरे पास ऑर्बिटल 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है, 3d है, मेरे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स है। तो मैंने इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। सपोज आपके पेपर में हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या था 1, आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे 10th में 1। अब मेरे पास क्या था, मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो तुम में से एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर 1 इलेक्ट्रॉन का सारे ऑर्बिटल खाली पड़े, आपने इसमें क्यों भरा, मैं तो भरूंगा 2s1 में।
कोई कहता है खन्ना 2p में, कोई कहता है 3s1 में। तो बेटा कंट्रोवर्सीज आ जाएंगी। क्लियर? खन्ना सर ने कहा फिल करो 1s में, सर मेरी स्कूल की मैम कहती है 3s में पहले रखो, तो डाउट्स आएंगी। दैट्स व्हाई बेटा वी हैव टू फॉलो 3 बेसिक रूल्स व्हेनेवर वी हैव टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन दीस ऑर्बिटल्स। मुझे 3 बेसिक रूल्स को फॉलो करना है, और ये 3 बेसिक रूल्स हमारे पास क्या थे, अभी तीनों एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। पहला हमारे पास आएगा आज ऑफ-बॉक्स प्रिंसिपल। सबसे पहला बेटा हमारे पास आएगा ऑफ-बॉक्स प्रिंसिपल, AUFBAU पोस्ट ऑफिस प्रिंसिपल, फर्स्ट ये। सेकंड बेटा हमारे पास आएगा यहाँ पर हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। इसके बाद बेटा थर्ड हमारे पास आएगा यहाँ पर घूम फिर कर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर? बेटा ये तीन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट थे, एक अफुबॉस प्रिंसिपल, सेकंड हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, और थर्ड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखना बेटा आज हमारा बाकी लेक्चर ना इन तीनों को एक्सप्लेन करने में और फिलिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीस ऑर्बिटल्स में जाएगा। आज मैंने आपके साथ सिर्फ एक टॉपिक छोड़ना है, दैट इज आवर एक्सेप्शनल केस। जैसे तुम लोगों को शायद मैंने क्लियर किया था, बताओगे रेड लाइट पे कब हम लोग रेड लाइट को क्रॉस कर सकते हैं? व्हेन एनीवन कैन क्रॉस रेड लाइट, कब क्रॉस कर सकता हूँ ट्रैफिक लाइट्स में से रेड लाइट को? सर जब हमको रूल तोड़ने। हाँ, जब हम रूल तोड़ दे। शाबाश। तो तुझे रूल तोड़ने के लिए कौन बैठी है? ट्रैफिक पुलिस वहां पे ट्रैफिक पुलिस। चालान काट देंगे और पापा को बुलाएगा फिर, या मम्मा को, आओ मेरा, जैसे मेरे बच्चे करते हैं दोनों। जब उनका लाइसेंस नहीं था ना, एक आध बार पकड़ा गया दोनों में से कोई, तो फिर फोन करके पापा आना जरा देखो क्या हो गया। तो ट्रैफिक लाइट का रूल कौन तोड़ता है? एम्बुलेंस वाले तोड़ सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस वालों के पास प्रिविलेज थी कि उनके पास पेशेंट है, तो उसकी लाइफ सेविंग के लिए वी कैन ब्रेक आवर रूल्स, तो वहां पे रूल ब्रेक कर सकते थे। सेकंड आपको कहता था मुझे गुस्सा आता है, कब पॉलिटिशियन रूल तोड़ते हैं। पॉलिटिशियन ने जाना तो हम सबको साइडों पे कर देते, उसे रेड लाइट पे भी निकलने देते हैं। ये तो दो पर्सन रूल तोड़ सकते थे, एक एम्बुलेंस और दूसरा कौन सा था हमारे पास, जो हमारे वीआईपी पॉलिटिशियंस है, उनके लिए रूल्स को ब्रेक करते थे। तो बेटा हमारे पास भी ऐसे ना फिलिंग ऑर्डर्स को रूल तोड़ेंगे, कहाँ पर? जब कोई एक्सेप्शनल केस है। तो आज के लेक्चर में मैंने कोई एक्सेप्शनल केस नहीं करना, इसलिए वान्या और जयदीप बेटा आप दोनों से कह रहा था, आप ना मेरा लास्ट लेक्चर आज पक्का देख लेना बेटा, फिर ताकि अगर कल सुबह डाउट आया मुझे कॉल कर देना, मैं आपके लिए स्पेशल ऑनलाइन आकर सब क्लियर कर दूंगा। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की असाइनमेंट को डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ आवर क्वांटम नंबर्स एंड फिलिंग ऑर्डर। क्लियर? अब बेटा देखो ये अफुबो प्रिंसिपल, हंट्स रूल, और थर्ड कौन सा था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी बेटा आपके पेपर में आज तक ये नहीं आया डिफाइन अफुबो प्रिंसिपल, हर बार आता है एक्सप्लेन अफुबो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना आता है। तो बेटा इनको स्टार्ट करने से पहले ना मेरे साथ जिन्होंने लास्ट लेक्चर मिस किया था, बस ध्यान में ये रखना, n = 1, n = 2, n = 3, 4, 5। दूसरा l की सिर्फ 4 वैल्यूज थी, 0, 1, 2 और 3। इन्हें सिंबल दिया था s, इसे p, इसे d और इसे f। अगर s है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या था? 1। अगर p है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 3। अगर d है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 5। क्लियर? और अगर f है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 7। क्लियर? तो बेटा आप बताओ सर वो दिख नहीं रहा। हाँ जी, और सॉरी ये सर नीचे दिख चला नहीं गया। रहा। तो बेटा आप सारे स्टूडेंट बस आज जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें ये ध्यान रखना, अगर s ऑर्बिटल था तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल वाज 1। अगर p है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3। अगर d है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या थे? 5। और अगर मेरे पास f है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 7। और एक और टिप दिया था, इन वन ऑर्बिटल वी कैन हैव एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट। अगर इनकी स्पिन ऑपोजिट तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 6, इसमें 10 और 7 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14। बस बेटा अगर इतना ध्यान रखा ना, आज फिलिंग ऑर्डर जयदीप और वान्या बेटा समझ आ जाएगा। s ऑर्बिटल 1 है तो वी कैन हैव एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, वी शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। p है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर 6। अगर d है तो 5, वी कैन हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर f है तो वी हैव गॉट 7 ऑर्बिटल्स,
and we can have total 14 electrons present. बेटा वान्या और जयदीप को छोड़कर बाकी सबको तो ये कंसेप्ट याद है या भूल भाल गए? याद सर है याद है। सर याद है सर। चलो गुड। तो बेटा आज सबसे पहला आपके साथ प्रिंसिपल क्लियर करना था, कौन सा? अफुबॉव्स प्रिंसिपल। तो बेटा अभी इतना तो मालूम है ना, खन्ना सर सारी डेफिनेशन लिखवा देंगे। तो यहाँ पर ना मेरे यस पास सर। अफुबॉव्स प्रिंसिपल। कभी भी ना पेपर में आपको ये जो अफुबॉव प्रिंसिपल है, ये कभी भी बेटा आपको ये नहीं आया डिफाइन, हर बार ये एक्सप्लेन करना आता है। तो जब आप करेंगे ना, इसकी मेरे ख्याल 7 या 8 का एक्सप्लेनेशन है। तो बेटा 7 या 8 लाइन का एक्सप्लेनेशन याद नहीं रहता, और होता क्या पेपर में, मैं कहता हूँ डिफाइन या एक्सप्लेन अफुबॉव प्रिंसिपल, आप लोग हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी कर देते हो। मैं कहता हूँ हंस रूल एक्सप्लेन करो, तो आप में से कोई पॉलीएस्टर क्लियर कर देगा। तो इन तीनों में डाउट्स ही डाउट्स रहती है। पर जो तुम बच्चे मिले हो, मुझे लगता है शायद किसी को डाउट ना रहे जब इतना समझाऊंगा। तो मुझे बेटा अफुबॉव में बी टाइप कर रहा है, बी स्टैंड फॉर बिल्डिंग। ये बेटा बी स्टैंड फॉर अवर बिल्डिंग। तो यहाँ पर बिल्डिंग, तुम लोग बताओ बेटा, अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में सारे पहले ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं या टॉप फ्लोर? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। है ना? तो मैंने क्या सोचा, मैं कहा पागल है, बिल्डर जो ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, मैं तो पहले टॉप फ्लोर बनाऊंगा। क्लियर? लगा टॉप फ्लोर बनाने, टॉप फ्लोर कभी बनेगा नहीं, टूट के नीचे ही गिरेगा, क्योंकि कंसेप्ट था। कंसेप्ट क्या था, तुम लोगों ने 10th में पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? mgh। तो बेटा अगर मैं ग्राउंड फ्लोर था, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? कम। और खन्ना सर ने एक टिप दिया, जिसके पास एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी क्या थी? ज्यादा। अगर मैं टॉप पे गया तो टॉप पे mgh एनर्जी क्या थी? ज्यादा, तो पक्का नीचे ही फॉल करेगा। यही बेटा अफुबॉव प्रिंसिपल का कंसेप्ट था। फर्स्ट दैट ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट व्हिच हैज गॉट लोएस्ट एनर्जी। हम लोग हर बार उस ऑर्बिटल को पहले फिल करेंगे व्हिच हैज गॉट लोएस्ट एनर्जी। याद है मैंने पहले 1s, फिर लिखा था 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर आगे आते जाकर 3p, फिर आते जाकर हमारे पास 4s, और फिर जाकर हमारे पास आता है 3d। ये अब यहाँ पे बेटा लॉजिक था 1s। तो देखो अब क्या था, आप में से एक ने मुझे क्या कहा, खन्ना सर 1s के पास एनर्जी कम, एक कहता है 2s के पास, एक कहता है 3s के पास। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट था, टू फाइंड एनर्जी वी हैव टू फॉलो n+l रूल। मुझे n+l रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो 1s, यहाँ पर 2s, यहाँ पर 2p, और यहाँ पर क्या 3s, यहाँ पर n, यहाँ पर l, और यहाँ पर क्या था n+l। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बता रखा था, L की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 0 1 2 3, इसे S, इसे P, D और F ये दे रखे थे। अब यहाँ पे N 1 है, तो L क्या था? 0, क्या गई 1, यहाँ पे 2 और 0 क्या आ गया 2, 2p में 2 और 1 क्या आ गया 3। तो देखो ये n+l रूल हो गया। क्लियर? That's why we have to fill first 1s orbital, then 2s, and then we have to fill our 2p orbital, because lower is the value of n+l, lesser is the energy. So according to Aufbau principle, that orbital is to be filled first. तो देखो बेटा यहाँ तक Aufbau principle के दो concepts आ गए। First, that orbital is to be filled first, which has got lowest energy. To find energy, we follow n+l rule. Lower is the value of n+l, lesser is the energy. That's a 1s, after that 2s, and after that 2p orbital is filled. अब बताओ बेटा यहाँ तक दो कंसेप्ट तो क्लियर? हाँ जी बेटा, सबको Aufbau यस सर। दो कंसेप्ट क्लियर? सर रिपीट कर दो। हाँ अभी सारा रिपीट करूंगा बेटा, एक बार बस ये 3s का फाइंड कर दूं। तो 3s का बताओगे क्या वैल्यू आ रही है? 3 है ना? अगर 3 आ रही है तो बेटा कंट्रोवर्सी नहीं आ रही? हाँ जी, कंट्रोवर्सी आ गई, दोनों की 3 आ गई। यस सर। है ना? तो अब हमारा Aufbau प्रिंसिपल ने तीसरा स्टेटमेंट ऐड कर दिया। उसने कहा इफ n+l वैल्यू इज सेम, अगर ये वैल्यू सेम है, देन लोअर वैल्यू ऑफ n इज फिल्ड फर्स्ट। तो जो n की वैल्यू लोअर है, दैट ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट। तो बेटा नया नया मैं भी पढ़ाता था ना, इसकी इतनी बड़ी डेफिनेशन या तुम्हारी स्टेज में जब मैं पढ़ता था, बिना सोचे समझे प्रदीप में से ना इतना बड़ा डेफिनेशन या कंसेप्ट था इसका, उसको रट्टा लगाते थे, और वो रट्टा कभी याद ही नहीं रहता था। अब मैं सारा रिपीट कर रहा था। तो यहाँ पर 3 कंसेप्ट इन्वॉल्व थे इन आवर Aufbau प्रिंसिपल। मुझे कैसे सही किया? Aufbau में वर्ड क्या था? बी, बी स्टैंड फॉर बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का एक कंसेप्ट था, हर बार
हम लोग ग्राउंड फ्लोर पहले बताते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे एनर्जी क्या थी, कम, और ऊपर एनर्जी क्या थी, ज्यादा। तो बेटा इसलिए हमें यहाँ पे रूल डिफाइन करना आसान हो गया। That we fill that orbital first which has got lowest value of n plus l. To find lowest value of energy, we follow n plus l rule. Lower is the value of n plus l, lesser is the energy, and that orbital is filled first. However, if n plus l value is same, अगर n plus l same आ गया, then we fill that orbital first which has got lower value of n. ये था पूरा हमारा अफुबाव प्रिंसिपल। अब बेटा तुम्हें से एक स्टूडेंट बीच में पूछ रहा था, सॉरी खन्ना सर की ना एक आदत है कि कंटिन्यूटी में पहले बोल दूं एक बार सारा। अब बता क्या डाउट आया था बेटा, या क्लियर हो गया? हो गया क्लियर। हो गया बेटा, यही मेरा पढ़ाने का ना पता नहीं क्या कुछ ऐसा सिस्टम है। तुम बच्चे मुझे कहते हो, जो बच्चा साथ साथ सोचता है ना उसके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, पर जब तक मैं बोलकर बंद होता हूँ, बोलना बंद करता हूँ, तब तक आप बच्चों का डाउट उसमें कवर हो जाता है। तो बेटा प्लीज बार बार कहता था, कभी बुरा मत मानना कि तुम वो मुझे सर सर बोल रहे हो और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में क्या होता है, जो मेरे दिमाग में टॉपिक चल रहा है एक बार उसे एंड कर दूं, मैं वापस आऊंगा जरूर आपको पूछने। ठीक है, बुरा तो नहीं लगता ऐसे? नो सर। नो सर। कभी बेटा बुरा मत मानना, बस मुझे 1 आवर 30 मिनट्स में होता है कि तुम सब बच्चों को मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ। ठीक है, अब बेटा अगर यहाँ तक ये रूल पूरा क्लियर है, अब ध्यान से देखा तुम में से किसी ने 3s 3p, अगर मैं यहाँ पर 3s के बाद करता 3p, तो 3 + 1 क्या आ गया 4, है ना? आ जाएगा 4। हाँ जी यस बेटा। सर। अब अगर 4 के बाद, अब इसके बाद मैंने फिर अब तुम बताओ बेटा, मैं 3d को पहले फिल करूं या 4s को? 3D। लॉजिकली तो 3d होना चाहिए था। इसमें 3 + 2 5, इसमें 4 + 0 4, दैट्स व्हाई 4s इज फिल्ड फर्स्ट एंड 3d इज फिल्ड आफ्टरवर्ड्स। इसलिए बेटा हम लोग 4s को पहले और 3d को बाद में भरते हैं। क्यों? क्योंकि 3 + 2 क्या हो गया 5, और 4s क्या था 4 + 0। इसलिए बेटा तुम्हारी स्कूलों में ब्रेक लगी कहां पर? 20 पे। तुम लोगों ने लास्ट केस किया था कैल्शियम 2882, याद है? तुम लोगों ने स्कूल में लास्ट केस कर रखा है कैल्शियम 2882। इसके बाद बेटा नेक्स्ट केस हमारा कौन सा आता है? स्कैंडियम 21। तो अगर आप लोग 10th में फिलिंग करते तब आप इसकी फिलिंग करते 288 और आगे क्या करते 3, वो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। क्लियर? इसलिए बेटा हम लोगों ने स्कूल में ब्रेक लगा दी कहाँ पे? कैल्शियम पे, क्योंकि इसके बाद फिर फिलिंग ऑर्डर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस अफुबाव प्रिंसिपल। फिर हमारे पास अफुबाव प्रिंसिपल का यूज आ जाएगा, क्योंकि देखो 3p तक तो फिलिंग में कोई डाउट नहीं था, पर इसके बाद वी हैव टू फिल 4s फर्स्ट, बिकॉज़ 4s वाज हैविंग लेस एनर्जी एज कंपेयर टू 3d। इसलिए तुम्हारी फिलिंग यहाँ पे 11th 10th क्लास में अप टू कैल्शियम खत्म हो जाती है। अब बताओ बेटा, एटलीस्ट अफुबाव प्रिंसिपल सबको क्लियर हुआ? यस सर। लिखवा दूं Sir. सबसे बड़ी डेफिनेशन? लिखवा दूं सबसे बड़ा डेफिनेशन अफुबाव यस प्रिंसिपल? सर। चलो लिखो फिर, व्हाट डू यू मीन? बेटा इसमें मेरी ब्रेक मत लगवाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है और मैं वर्डिंग अपने आप बनाता हूँ। ठीक है, तो बाद में अगर कहीं ना लिखी जाए तो बाद में नोट डाउन कर लेना किसी से या लेक्चर लिख कर। वैसे मैं सर? धीरे धीरे बोलूंगा ताकि सारे लिख लो मेरे साथ। सर हाँ जी, सर थोड़ा सा स्लो बोलना सर। हाँ जी, हाँ स्लो बोलूंगा, बिल्कुल स्लो। अफुबाव प्रिंसिपल, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, in the ground state of atom, comma, the orbitals are filled, the orbitals are filled in order, the orbitals are filled in order of their increasing energies. The orbitals are filled in order of their increasing energies. लिख लिया बेटा यहाँ तक सबने? यस सर। यस सर। Yes, sir. That is electron, that is electron first occupies, that is electron first occupies lowest energy orbital available, that is electron first occupies lowest energy orbital available
lowest energy orbital available and then moves to higher energy orbital and then moves to higher energy orbital. कब जाएगा बेटा higher energy orbital? When lower is completely filled, and then moves to higher energy orbital only when lower energy orbitals are filled. Only when lower energy orbitals are filled. ठीक है बेटा, सबको यहाँ तक यस सर। क्लियर? सर अब इसके बाद आगे कौन सी स्टेटमेंट लेकर आए, इसके आगे कंटिन्यूटी में क्या लिखे और सर्टेनिटी वाली है ना। अब एनर्जी ऑर्बिटल तो कर दिया, किसके बाद लोअर एनर्जी है, कौन सा रूल फॉलो करना था, n+l। तो लिखो बेटा, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज of orbitals, the order of increasing energies of orbitals can be calculated on the basis of n+l rule. Can be calculated on the basis of n+l rule. Lower is the value of n+l orbital. Lower is the value of n+l orbital. Lower is its energy. Lower is its energy. ठीक है बेटा? हाँ जी ठीक है। यस सर। अब बताओ खत्म या कुछ Yes, रह sir. गया? हाँ जी पढ़कर देखो सारा आ गया लॉ या कुछ रहता अभी? सर वो लास्ट में सर्टेनिटी वाला रह गया सर। हाँ गुड गुड, मुझे यही होता है कि हर ग्रुप में ना बेटा जब भी यहाँ रुकता हूँ तो मुझे कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर ठीक कर देता, मींस सबको समझ आ रहा था। अभी तक सिर्फ बेटा दो कंसेप्ट आए थे, पहला ऑर्बिटल लोअर एनर्जी, फिर n+l। आगे क्या था, कई बार n+l वैल्यू क्या आ जाती थी, सेम। However, if two orbitals have same energy, have same value of n+l. Sorry beta. However, if two orbitals have same value of n+l, then orbital with lower value of n, is filled first. Lower value of n is filled first. अब बताओ बेटा, आज का क्या हमारे पास सबसे बड़ी डेफिनेशन एक और आएगी जाकर ऐसे इक्विलिब्रियम के चैप्टर में। एक इक्विलिब्रियम में आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक ये था। ये दो डेफिनेशन सबसे बड़ी है। तो मेरा ख्याल किसी को तो लॉजिक याद हुआ तीन कंसेप्ट का, लोअर एनर्जी, n+l, फिर आखिर में इफ n+l इज सेम देन लोअर वैल्यू ऑफ n इज फिल्ड फर्स्ट। अब बताओ बेटा सबको आज एक अफूबा प्रिंसिपल क्लियर हुआ पहला? यस सर। यस सर। अब बेटा अफूबा के बाद आज सेकंड कौन सा आएगा, हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ये बेटा इतना बड़ा नहीं है, हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। हाँ जी बेटा ये आ जाएगा मल्टीप्लिसिटी। अब याद है बेटा पी में ऑर्बिटल्स कितने थे, तीन। ये तीन ऑर्बिटल्स बेटा मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, सपोज पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पी में ऑर्बिटल्स भी क्या थे, 3, और ऑर्बिटल्स भी क्या थे मेरे पास, 3।
तुम में से एक ने क्या कहा मुझे खन्ना सर तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करो। एक तुम में से क्या कहता खन्ना सर आपने करा रखा था इन वन ऑर्बिटल वी कैन हैव एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनको ऐसा करो और इसे ऐसा करो। क्लियर? अब देखो पी में सबको इतना कंसेप्ट तो क्लियर याद है, -1 0 और +1 तीन ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स भी क्या थे 3, तो हम में से एक ने कहा खन्ना सर तीनों को पहले एक एक ऑर्बिटल में रखो। एक तो में से कहता नहीं सर 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर करो, एक को ऐसे। कुछ वर्ड से क्लियर हो रहा है? ऑफोबॉम में वर्ड क्या आता है बी स्टैंड फॉर बिल्डिंग। हर्ट्ज रूल में क्या रहा मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी मींस मल्टीप्लाई करना, तो एक ऑर्बिटल में ऐसे लग सकता था या ऐसे। वी ऑलवेज फॉलो दिस कंसेप्ट, मैं हर बार ये कंसेप्ट फॉलो करता हूँ। इसमें बेटा लॉजिक था, तुम्हारी बुक में तो सिंपल रीजन नहीं दिया, सीधा ऑर्डर दे रखा फिलिंग का। क्लियर? तुम बताओ बेटा यहाँ पर ये तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या था नेगेटिव। हाँ जी बेटा यस सर। इलेक्ट्रॉन पे यस नेगेटिव। सर। अब देखो अगर तुम में से कोई स्टूडेंट कहता खन्ना सर ये कंसेप्ट फॉलो करो, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज को मैंने इकट्ठा कर दिया। हाँ जी यस बेटा सर। अगर नेगेटिव चार्ज पास आ गए ये दोनों क्या करेंगे रिपेल, क्योंकि छोटी क्लास में पढ़ा था ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड सेम चार्जेस रिपेल। अगर रिपेल करेंगे तो एनर्जी ज्यादा या कम? कम। 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 सर कम। जब तुम लोग झगड़ा करते हो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो ज्यादा कम है सर। एनर्जी में करते हो या ज्यादा ज्यादा में? होती है सर है ज्यादा ना? में। और मैं किसी को पता क्या कहता हूँ सिंपल सा, अपने हाथ पे ऐसे मारते जा, अपने हाथ पे ऐसे ऐसे करते जा, थोड़ी देर देखेगा ना यहाँ गर्म लगने लगता है, तो क्या था जब भी ये रिपेल करेंगे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम, तो दैट मींस ये स्टेबल नहीं था। दैट्स व्हाई ईच ऑर्बिटल विल हैव वन इलेक्ट्रॉन इन इट प्रेजेंट, ओनली देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीस ऑर्बिटल्स विल स्टार्ट। ये था हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी कि जब तक मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है मैं पहले उसी में इलेक्ट्रॉन को रखूंगा। till each orbital has got one electron, only then pairing of electron in these orbitals will start. So that means this first concept holds good, this does not hold good. अगर तुम में से किसी को अभी भी डाउट आता है, इसके बेटा बड़े एग्जांपल थे। तुम लोग सपोज 12th पास करा दी, हॉस्टल चले गए। जब आप हॉस्टल गए तो आपके ना कॉरिडोर में 5 रूम्स थे, तो वार्डन ने क्या किया, तुम 2 बच्चे अभी आए थे, 2 बच्चे आए थे और उसका 5 रूम थे, उसने ना आपको दोनों को एक ही रूम दे दिया कि चलो भाई शेयर करो, क्योंकि बाकी बच्चे आएंगे उनको उस रूम में रखना है। तो बेटा उसने आपको रूम शेयर करने के लिए कह दिया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसके बाद पहुंचे शिकायतें लेकर, सर मैं नहीं इसके साथ रूम शेयर करूंगा, ये रात को स्नोरिंग करता है, सर मैं एसी बंद करता हूँ ये एसी ऑन करता है, सर मैंने पढ़ना होता है ये गाने ऑन कर देता है। आप शिकायतों की लिस्ट लगा दी, आपने वार्डन से क्या कहा, मुझे पहले अलग रूम खाली पड़ा है उसे अलग रूम दो, तो बेटा वार्डन को आपकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि उसका 5 रूम थे, तो बेटा 5 स्टूडेंट्स तो उसने अलग अलग कर दिए, पर जैसे ही 6 स्टूडेंट आएगा नाउ यू विल हैव टू फॉलो वार्डन रूल्स। अब वार्डन की बात आपको माननी पड़ेगी क्योंकि पांचों स्टूडेंट को एक एक रूम मिल गया। अब 6th ऑनवर्ड पेयरिंग तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही बेटा इसमें था, जब तक मेरे पास ऑर्बिटल अवेलेबल है we will keep electron in that. When each orbital has got one electron present in it, then pairing of electrons can be done. Only then multiplicity of electrons can take place. ये था हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। अब बताओ बेटा सबको ये रूल क्लियर हुआ हंस Yes, रूल ऑफ sir. मल्टीप्लिसिटी? सर हाँ जी सर वो सेकंड वाला गलत कैसे हुआ? बेटा सेकंड वाला मैंने अभी कहा ना, ये 2 नेगेटिव चार्ज के हो जाएंगे इकट्ठे, अगर 2 नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए ये क्या करेंगे रिपेल, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम, इसलिए बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता, थर्ड इलेक्ट्रॉन पक्का यहीं पे जाएगा। हाँ जैसे ही फोर्थ आएगा अब मैं इनकी पेयरिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, नाउ वी कैन स्टार्ट देयर पेयरिंग, पर पहले जब तक मेरे पास ऑर्बिटल है मैं सबको एक एक इलेक्ट्रॉन प्लेस करूंगा। ठीक, यस सर। लिखवा दूं इसकी भी डेफिनेशन हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, लिख लो बेटा व्हाट डू यू मीन बाय दिस हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, this rule states that electron pairing in p, d or f orbitals, electron pairing in p, d or f orbitals cannot occur until each orbital of given subshell, each electron
of given subshell contains one electron each. Contains one सर एक बार electron. रिपीट कर दो. चल करता हूँ, ठहर जा. This rule states that electron pairing in p, d or f orbitals, electron pairing in p, d or f orbitals cannot occur until each orbital of given subshell contains one electron each, or is, ये वर्ड बेटा अभी याद रहेगा तो ठीक, नहीं तो यहीं पे ब्रेक लगा देना. और is singly occupied, singly SINGLY, singly occupied. अब बताओ बेटा हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी सबको क्लियर? यस सर. क्लियर. अब बेटा एक बार डेफिनेशन खत्म करते हैं. थर्ड कौन सा था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो तुम में से कोई डिफाइन कराएगा? मैंने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, चलो मैं ही लिखवा देता हूँ. थर्ड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. एक्सक्लूड मींस, हाँ जी, एक्सक्लूड मींस बाहर करना. तो बेटा तुम लोग बताओ थर्ड रूल. अब मुझे रह गया बस, ताकि एक बार हमारी डेफिनेशंस खत्म हो जाए. तो थर्ड था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो खन्ना सर भी ना बड़े आलसी थे. मैं थर्ड को यहाँ पर यही लिखकर छोड़ दूं, तुम लोग पूरा वर्ड लिख लो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. हाँ जी, मैं इतना लिखकर छोड़ दूं चाहे? यस सर. है ना? यस सर. मुझे बाद में गालियां दो, खन्ना सर खुद बड़े आलसी है, हमें कहते पूरा लिखो और खुद पी लिखकर छोड़ दिया. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. अब यहाँ पे बेटा वर्ड एक्सक्लूड आ रहा है. तुम बताना, मैंने आपको ये कंसेप्ट ड्रॉ किया, एक ऑर्बिटल, ये मैंने सेकंड ऑर्बिटल, और ये मैंने ड्रॉ किया थर्ड ऑर्बिटल. इनमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्लेस कर दिए. तो आप बताओ कि किसमें मैंने इलेक्ट्रॉन ठीक प्लेस किए, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? फर्स्ट में. है ना? गुड. तो बेटा यहाँ से मुझे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मिल गया. In one orbital we can have at the most 2 electrons. These should have always opposite spin. इनकी स्पिन हर बार क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट. ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. क्लियर? एक्सक्लूड मींस बाहर कर दिया कि मैंने हर ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं और इन दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट. तो मैं से जैसे कहता खन्ना सर जहाँ पे इतनी स्पेस है कर दो एक और. अगर बेटा मैं एक और कर देता हूँ, 2 की स्पिन क्या होगी? सेम. ये क्या करेंगे? रिपेल. एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, तो ये तो पक्का बाहर जाएगा ही जाएगा. तो इन वन ऑर्बिटल वी कैन हैव एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. दीस शुड हैव ऑपोजिट स्पिन. तो बेटा अब तुम में से कोई बोलेगा डेफिनेशन लिखवा, मैं दूंगा. क्या लिखें इसकी डेफिनेशन? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. हाँ जी बेटा, क्या लिखें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? हाँ जी, कोई तो बता दो. Sir, only one orbital have only 2 electron. गुड बेटा, गुड. चलो थोड़ा सा तो मेरे साथ बोलना स्टार्ट किया. गुड बेटा. तो लिखो पॉली. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन वन ऑर्बिटल, this principle states that in one orbital we can have at the most, in one orbital we can have at the most 2 electrons with opposite spin. 2 electrons with opposite spin. लास्ट वर्ड क्या बोला आपने? 2 electrons with opposite spin. सर चार्ज लिख सकते हैं? ना बेटा चार्ज नहीं, क्योंकि चार्ज तो देख इन दोनों पे यूनिट नेगेटिव चार्ज है, बस इनमें स्पिन था. एक स्पिन क्या करता है? क्लॉकवाइज. एक स्पिन क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज. तो बेटा सर ऑपोजिट डायरेक्शन लिख सकते हैं? हाँ जी, ऑपोजिट डायरेक्शन लिख सकते हैं ना? हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन लिख सकते हो. स्पिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. डायरेक्शन लिख दो, स्पिन लिख दो. क्योंकि बेटा चार्ज तो दोनों पे यूनिट नेगेटिव चार्ज है, चार्ज दोनों पे नेगेटिव है, सिर्फ स्पिन एक ही क्लॉकवाइज और एक ही क्या है? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक बेटा? यस सर. क्लियर? अब देखो बेटा आपके साथ मैं फिलिंग ऑर्डर लगा स्टार्ट करने. पहला केस आप लोग हाइड्रोजन, फिर करते थे हीलियम, फिर करते थे लिथियम, फिर करते थे बेरिलियम, फिर करते थे बोरॉन, फिर करते थे कार्बन.
ठीक है, तो मेरे पास ऑर्बिटल क्या था 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर क्या था 3p। मुझे मालूम है बेटा आज मेरा इसी में लेक्चर चला जाता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था 1, याद है 10th क्लास तक आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे 1। अब मेरे पास पहला ऑर्बिटल कौन सा आया 1s, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन की आज नई कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ऐसे ही हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या था 2, 10th क्लास तक लिखते थे 2। अब मेरे पास हीलियम का पहला ऑर्बिटल 1s, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो मेरे पास 1s2 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा लिथियम का क्या था 3, तो 10th क्लास में कॉन्फ़िगरेशन आता था 2 1। अब सोचकर आंसर देना, तुम में से एक ने मुझे कहा खन्ना सर लिखो 1s3, एक मुझे कहता नहीं सर अब लिखो 1s2 और फिर 2s1, किसकी बात मानूं? हाँ जी बेटा किसकी बात मानूं? ऊपर कंसेप्ट टी लिखा है या नीचे? सर ऊपर। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब एस में 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। इन वन ऑर्बिटल वी कैन हैव एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी गलत। तो एस में आगे 2, उसके बाद एस में इलेक्ट्रॉन क्या आना था 1, तो 1s2 2s1, ये आ गया बेटा लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही बेरिलियम का क्या था 4, तो 10th क्लास में कॉन्फ़िगरेशन होता था 2 2। तो आज मेरे पास बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s, फिर क्या 2s, 2 2 आ जाएगा। यस सर। ये पढ़ा जा रहा है बेटा, मैं छोटा छोटा लिख रहा था ताकि ज्यादा लिखा जाए मुझसे। पढ़ा पढ़ा जा रहा है सर। पढ़ा जा रहा है सर जी। तो बेटा अब ऐसा करना, बोरॉन का 5 है, इधर है 2 3 10th क्लास में। अब आप बताओ 1s है, फिर 2s है, फिर आगे क्या 2p, क्या लिखूं कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p1। गुड, तो 4, तो ये p का 1 आ जाएगा। यस सर। यस सर। इसलिए बेटा जयदीप और वान्या बेटा आप अभी याद ध्यान रखना, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 2 और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स। आज का दिन बस ये ध्यान रख लो, क्योंकि आप दोनों ने भी पहला लेक्चर नहीं देखा बेटा, उसमें क्लियर किया था। इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल्स है, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 6। ये थोड़ा सा आज आपको मुश्किल लगेगा। अगर आपने आज स्टार्टिंग का लेक्चर देख लिया बेटा, पहला इससे जो था, फिर आपको याद रहेगा। इसलिए मैंने आपको कल रात को भी मैसेज डाला था, आज भी, कि भाई देख लेना, नहीं तो मुझे कॉल कर लेना। वान्या को तो नहीं है मैं कुछ कह सकता, जयदीप उसका बर्थडे है, भाई मेरे तू तो देख लेता। जयदीप क्या करता रहा सारा दिन? जयदीप क्लास चले कर रहा हूं। अच्छा चल, अब रात को फ्री होगा ना, रात को जरूर देखना। सर हाँ जी, सर वहाँ पे हमने एस 2 बार क्यों लिखा? कहाँ पे बेटा? सर बेरिलियम और बोरॉन के मतलब एस 2 बार क्यों लिखे हैं हम? देख बेटा तुम लोग 10th में क्या करते थे, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट, है ना? अब मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट क्या था 1s है, 1s के बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा है 2s, दैट्स व्हाई 2s। अब 2s के बाद नेक्स्ट कौन सा फिल करना था 2p। यस सर। ठीक, ऐसे बेटा कार्बन का क्या था 6, अगर कार्बन का 6 है तो 10th क्लास में कॉन्फ़िगरेशन आता था 2 4। अब मेरे पास क्या आ जाएगा 1s 2s और साथ में क्या 2p, तो 2 2 और आगे भी 2 आ जाएगा। यस सर। क्लियर? अगर बेटा यहाँ तक क्लियर है तो अब थोड़ा सा मुझे एक बड़ा सा केस लिख कर दिखाना आराम से, जल्दी मत करना। नियॉन, नियॉन का एटॉमिक, बेटा आज ना मैं आपको अभी कोई शॉर्टकट क्लियर नहीं कर रहा था, आज मैंने सिंपल फिलिंग ऑर्डर्स क्लियर किए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सारा बेटा इनके एक्सेप्शनल केसेस और इनके शॉर्टकट्स में जाएगा। आज मैं अभी शॉर्टकट्स में नहीं गया, ठीक, शॉर्टकट्स को नेक्स्ट क्लास में पकड़ेंगे। आज सिंपल फिलिंग ऑर्डर क्लियर कर रहा था। सर 1s2 2s2 2p6। गुड बेटा, कौन बोला है? सर वैभव। चल वैभव गुड, 1s2 2s2 और 2p6 आ जाएगा कि नहीं? देखो यस सर। 2 2 4 और 6 10 मींस सबको क्लियर हो रहा है या सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को? सर नहीं आ रहा क्लियर है था। सर। क्लियर? तो ऐसा करता हूँ, अब जब तुम बच्चे मुझे ऐसे आंसर देने लगते हो, मैं भी फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। तो अब सपोज मैंने आपको चलो अभी एक आसान केस दिया, सोडियम 11, तो क्या होता होगा कॉन्फ़िगरेशन 10th में 2 8 1। आप बताओगे क्या लिखूं? 1s2 2s2 2p6 3s1। गुड, 2, अब 2p7 नहीं, 2p में मैक्सिमम 6 थे, तो आगे 3s1। 3s1। तो बेटा पता क्या करना, अभी देखो तुम बच्चे नया नया ये फिलिंग ऑर्डर कर रहे थे, सपोज अब पेपर में आ गया क्लोरीन का 17, क्लियर? तो इसका 10th क्लास में होगा 287,
तो बेटा तुम लोग ना अभी स्टार्टिंग में थे, जैसे देखो अभी आपसे ही हुआ, आपने इसको 2p7 बोल दिया, तो बेटा मेरे सर ने आदत डाली थी कि संदीप 11th क्लास में ध्यान रख क्लोरीन 17 है, तो तू पहले अपने पास ऑर्बिटल लिख ले, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर आगे कौन सा आएगा 3p। ये सर कहते थे लिख के रख ले। अब s में 2, s में 2, p में 6, 2 काउंट करो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? 12। 12 हो गए, 17 है, कितने रह गए? 5। यस सर। यस सर। तो क्या आ गया? 3p5। क्लियर? इससे हमारा थोड़ा टाइम सेव होता है। अब तुम्हारे स्कूल का जो तुम लोगों ने लास्ट केस किया था कैल्शियम, कैल्शियम का क्या था 20, 20। का क्या करते थे तुम लोग? 288 है ना? अब मेरे पास देखो यहाँ पर इसका फिलिंग ऑर्डर 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर कौन सा पहले फिल किया था 4s, क्योंकि मैंने अभी n+l रूल क्लियर किया था। तो बेटा पता क्या, हमारी 12th क्लास तक ये 4s और 3d में सारी कहानी खत्म हो जाती है फिलिंग ऑर्डर्स की। क्लियर? पर आज तुम्हारे साथ मैं लास्ट केस पकड़ रहा था, कैल्शियम 20 है, तो अब आप लिखवाओगे किसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करें? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए यहाँ तक? 18 4s2। है ना? यहाँ तक 18 हो गए बेटा। यस सर। यस सर। और आगे 2। इसलिए बेटा जब तुम्हारे स्कूल में आता था स्कैंडियम 21, तो तुम लोग क्या करते हैं 283 कर देते हैं। ये कंसेप्ट गलत हो जाता क्योंकि एस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते ही नहीं। क्लियर? इसलिए बेटा आपके स्कूल में कैल्शियम पे ब्रेक लग गई। और मुझे याद है मेरे जो सर थे ना, कैल्शियम पर पता नहीं मुझे समझ आया था कि नहीं, मुझे सर ना आगे स्कैंडियम टाइटेनियम पढ़ाने बैठ गए थे, तो मुझे इतना मुश्किल लगता था ना 10th क्लास में बेटा केमिस्ट्री, तुम्हें बता नहीं सकता। हाँ 11th 12th जब मैं जो कॉलेज में गया तो वहां पे मुझे अच्छे सर मिल गए, और उन सर ऐसे मिले वो बैठकर हमें पढ़ाते थे। बेटा हम 3-4 बच्चे होते थे सर से कोचिंग लेने जो जाते थे, बैठकर सर पढ़ाते थे और पिटाई बड़ी करते थे। अगर हम लोग 4 बच्चों ने सर से ट्यूशन ज्वाइन की ना बेटा, तो साल के आखिर तक 2 रह जाते थे, 2 को सर पिटाई कर करके भगा देते थे। तब ना हम लोग सोचते थे सर पागल है, फीस आ रही थी भगा दिया, अच्छी बड़ी फीस आ रही थी। पर बेटा अब मैंने देखा, जब मैं अभी पढ़ाता हूँ ना ऑफलाइन क्लास में, तो जैसे देखो ऑनलाइन क्लास में तो तुम बच्चे मेरे साथ क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेक्चर लिख रहे हो या नहीं, या बातें कर रहे पता नहीं। ऑफलाइन क्लास में ना कई बच्चे ना पढ़ते नहीं है, बातें शुरू कर देंगे, फिर मैं भी इरिटेट होता हूँ। और शायद तुम में अगर किसी ने अपने फ्रेंड सर्कल में सुना हो, खन्ना सर ना ग्रुप में जितने बच्चे होते हैं एक आध स्टूडेंट को तो निकाल ही देते हैं कि भाई तू, मैं तुझे हाथ जोड़ता हूँ, तू खुद भी नहीं पढ़ेगा बाकियों को भी नहीं पढ़ने देगा। जैसे मेरे साथ यहाँ पे गुरनूर आ रही है, उसकी सिस्टर पढ़ती थी मुझसे, गुरसिमरन। तो गुरनूर तू गुरसिमरन से पूछना, उसके ग्रुप में मैंने 2 या 3 बच्चों को निकाला था और बड़ी बुरी तरह डांट के निकाला था, वो बाकियों को डिस्टर्ब करते थे। तो फिर मुझे गुस्सा आता था कि मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे, मैंने उनको निकाला था। ऐसे जो बाकी आ रही है, एक और आ रही है मेरे पास हर्षिता, उसकी सिस्टर भानु मुझसे पढ़ी है, तो भानु से पूछना। भानु को नहीं, उसके साथ 4-5 स्टूडेंट का ग्रुप होता था, बड़ी डांट लगती थी बेटा उनको कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं तो बाद में तुम लोग मुझे तंग करोगे। क्लियर? तो बेटा मेरा ऐसा रहता है, मैं भी ना अब सर की स्टेज पे जाके देखता हूँ, कई बार हमें स्टूडेंट्स माथा टेकना पड़ता है उनको, भाई तू बाकियों को तंग करेगा। पर गुड तुम्हारा ग्रुप एक अच्छा लग रहा है जो मुझे साथ साथ आंसर करते हैं। इसलिए बेटा स्कैंडियम की आपकी 10th में ब्रेक लग गई, क्यों? क्योंकि तुम लोग करते हैं 283, पर तुम में से अगर किसी को मेरे साथ क्लियर हो रहा है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या था 20, यहाँ तक 21, तो 20 तक तो आ गए, दैट मींस स्कैंडियम की आगे वाला कॉन्फ़िगरेशन एस के बाद क्या डी 3d1 आ जाएगा। अब बताओ बेटा सबको मेरे साथ आज सिंपल कंसेप्ट्स फिलिंग के क्लियर हुए? यस सर। यस सर। तो बेटा आज मैंने अभी इसके कोई शॉर्टकट्स, कोई बड़ा केस नहीं लिए, मैंने सिर्फ 20 तक के केसेस किए। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग 20 से आगे के केसेस को कंसिडर करेंगे। तो बेटा बस नेक्स्ट लेक्चर ना प्लीज रिक्वेस्ट है, दोनों लेक्चर्स क्वांटम नंबर्स और ये इनको पक्का एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है ओके बेटा? सर। दोनों लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू करना। और बेटा तुम में से बड़े स्टूडेंट मुझे स्टार्टिंग में नोट सेंड कर रहे थे, अब नहीं सेंड कर रहे लिखकर, नहीं तो पहले स्टार्टिंग में सबने तो नहीं, कुछ स्टूडेंट ने जरूर सेंड किए थे, अभी भी कुछ करते हैं, लेक्चर खत्म होता है साथ ही मुझे उनके नोट्स आ जाते हैं। बेटा सभी सेंड करो, सभी, ताकि फिर मुझे रहता है हाँ मेरा लेक्चर सबने प्रॉपर देखा है, सुना है और अंडरस्टैंड किया है। तो बेटा आदत डाल लो,
जो लेक्चर जब खत्म होता है प्लीज मुझे उसकी फोटोग्राफ जरूर डाल दो व्हाट्सएप पे, ठीक है? पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। चलो आज का लेक्चर क्लियर, इंटरेस्टिंग भी लगा क्या बोरिंग? यस सर, इंटरेस्टिंग था। हमारे बेटा सारे लेक्चर ऐसे ही रहेंगे, बीच में कभी कहानी सुना देता हूँ कभी कुछ, ताकि तुम बच्चों का बस इंटरेस्ट और टॉपिक समझ आ जाए बस। क्लियर? तो कल नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं आपको क्वांटम नंबर्स और तीनों रूल्स के कंसेप्ट पूछूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक? करें क्लोज? यस सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके जी, Thank you, sir. ओके बेटा, ओके जी।